गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हम लोग दर्पण का आर्थिक सेक्शन। तो फर्स्ट है नया आयकर अधिनियम या न्यू इनकम टैक्स एक्ट। तो इसने रिप्लेस किया है, ये आयकर अधिनियम जुड़ा किससे है फिलहाल, तो यह इनकम टैक्स जो आयकर हम लोग भरते हैं, आयकर से जुड़ा हुआ अधिनियम है। आयकर क्या होता है? आयकर एक तो प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि इसका भुगतान स्वयं करते हैं जिस पर लगाया जाता है। दूसरा, हमारी आय पर लगने वाला कर है। हमारी आय मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय पर लगने वाला कर, और लगाता कौन है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेजेंटली मोदी गवर्नमेंट। दूसरी बात इसकी क्या है, महत्वपूर्ण बात, ये नया आयकर अधिनियम आया है, इसने किसकी जगह ली है? किसकी जगह पर लाया गया है? आयकर अधिनियम 1961। 1961 की जगह इसको लाया गया है, और ये कानून लागू कब हुआ था? ये वाला 1 अप्रैल अगले साल से लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1962 से। ठीक है, ये लागू किया गया, इसका स्थान लिया। अब इसको जो लाया गया है नया आयकर अधिनियम 2025, ये कब से लागू होगा? अगले साल से, फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा तो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। इसकी मुख्य बातें क्या है? मुख्य बातें या उद्देश्य या प्रावधान जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि हमें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। एक तो इसमें अवांछित प्रावधानों को समाप्त किया गया है। अवांछित प्रावधानों की समाप्ति, और इनकम टैक्स सिस्टम जो है उसको सरल बनाया गया है। ये मेंस में अगर लिखना है तो 2-4 पॉइंट्स याद रहने चाहिए जो आपको सिंप्लीफाइड करेंगे। प्लस इसमें जो सुधार किए गए हैं, जो अध्याय होते हैं, कोई भी एक्ट होता है, जो कोई कानून होता है जिसको एक्ट हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग जब पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही कानून में चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर अध्याय 1, अध्याय 2 ऐसे करके होते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के अंतर्गत सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? सेक्शन, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धाराएं। प्रत्येक कानून में कोई भी हो, इवन हमारा जो संविधान है उसमें देखते हैं भाग है, वहाँ पार्ट लिखा जाता है। तो वैसे ही एक्ट में चैप्टर्स बोलते हैं, और चैप्टर के अंदर सेक्शन होती हैं। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 है तो इसमें धारा 1 से 20 तक होगा। ठीक है, चैप्टर 2 आगे शुरू होगा। चैप्टर 2 में धाराएं शुरू होंगी 21 से, फिर जहां तक जाए, इस तरह से ऑनवर्ड चलता है। तो अभी इसमें क्या किया गया है, चैप्टर की संख्या घट गई है। चैप्टर की संख्या नए कानून में घटकर हो गई है कितनी? 23। पहले कितनी थी? पहले थी 47 से घटकर 23 हो गई है। धाराएं अगर देखें तो कितनी हो गई हैं इसमें, तो धाराएं भी कम हुई हैं। कितनी हो गई हैं? 536। पहले कितनी थी? 819। और एक सुधार इन्होंने इसमें किया है, क्या? जो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, ये फाइल किया जाता है ऑनलाइन। तो इसको जब दाखिल करते हैं तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस समय। कौन-कौन सी? एक तो आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर का दाखिल कर रहे हैं, कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप दाखिल कर रहे हैं, और कौन सा असेसमेंट ईयर है। इन 2 चीज़ों की जानकारी हमें चाहिए होती है।
अगर फाइनेंशियल ईयर आपका 2024-25 है तो असेसमेंट ईयर होगा 2025-26, एक साल आगे। तो अब नई व्यवस्था में क्या किया गया, इसकी जगह पर इसको प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसकी जगह पर क्या होगा, ये दो चीजों की जगह पर होगा सिर्फ एक, उसको बोला जा रहा है टैक्स ईयर, बस एक ही होगा। तो ये नए एक्ट में प्रावधान है टैक्स ईयर का। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं क्या है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति की तीसरी समीक्षा। यहाँ पर कुछ मौद्रिक नीति के बारे में जान लेते हैं, फिर समीक्षा जान लेते हैं। तो मौद्रिक नीति क्या होती है, मुद्रा की आपूर्ति को नियमित करने वाली, रेगुलेट करने वाली पॉलिसी होती है मौद्रिक नीति। और ये जो मौद्रिक नीति होती है, आपसे पूछा जाता है कौन जारी करता है, तो आप बताएंगे आरबीआई। मौद्रिक नीति की समीक्षा कौन करता है, मौद्रिक नीति की समीक्षा ये करती है एक कमेटी बनी हुई जिसे बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। कब कब करती है, प्रति 2 माह पर। इसीलिए बोलते हैं इसको द्विमासिक या हर 2 माह पर होने वाली समीक्षा। इसमें अध्यक्ष जो होती है एमपीसी, इसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर। और इसमें मेंबर होते हैं, जो कमेटी होती है तो कमेटी में एक से अधिक मेंबर होंगे, जरूरी नहीं है, कभी सिंगल मेंबर्ड होती है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक है। तो ये 6 सदस्यीय होती है, 3 + 3 6 सदस्य, 3 सरकार के मेंबर होते हैं और 3 आरबीआई के। और यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं मेजॉरिटी की बेसिस पर, निर्णय मेजॉरिटी के आधार पर लिया जाता है। और इस कमेटी का जो उल्लेख है वो आरबीआई एक्ट 1934 में है, 1934 के तहत गठित होती है। तो यह सांविधिक निकाय हो जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। तो ये तो हो गई इसके बारे में। तो हर 2 महीने पर करती है, इसने पिछले महीने किया। तो क्या होता है, ये जो दरें होती हैं उनमें बदलाव करता है। तो सभी दरें अपरिवर्तित रही, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया गया। तो दरें अपरिवर्तित रही, तो कितनी कितनी दरें रही वो हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला है, पहली दर है आपकी रेपो दर, रेपो रेट रही 5.5% अनचेंज्ड। सेकंड है रिवर्स रेपो रेट, ये रही 5.35%। एक है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, 5.25%। फोर्थ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, 5.75%। और एमएसएफ के साथ ही बैंक दर, ये भी है 5.75%। 6 है
कैश रिजर्व रेशियो दैट इज 4%, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, ये है 18%। तो ये हो गई दरें जो कि अपरिवर्तित रही। एक बात यहाँ आपको जो याद रखनी है वो क्या, टारगेटेड इन्फ्लेशन। ये काम है किसका, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम है आरबीआई का। तो इसके लिए इनको तय किया गया है कि 4 ± 2% के बैंड में बनाकर रखेंगे इनका। आरबीआई इतनी मुद्रास्फीति बनाए रखने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 में हो जाएगा 6। तो 2 से 6% के बीच मुद्रास्फीति रहनी चाहिए, ये इनका टारगेट दिया गया है आरबीआई को। किसको दिया गया है, आरबीआई को। तो इसी के बैंड में रखने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्या है, भारत से आयात पर प्रतिबंध। भारत से आयात पर यूएसए का 50% का शुल्क या टैरिफ। इसके बारे में हम लोगों ने द हिंदू में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, इसके प्रभाव वगैरह को लेकर के। तो आप लोग वहां से देखेंगे। हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। क्या है, 25% टैरिफ लगाया है। टैरिफ, टैरिफ का मतलब शुल्क की घोषणा। घोषणा क्या लागू हो गया, तो किसने की है, अमेरिका ने, यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया गया है भारतीय वस्तुओं के आयात पर। किस पर लगाएंगे, भारतीय वस्तुओं के आयात पर। इतनी तो घोषणा की है, प्लस 25% की पेनल्टी। तो 25 कितना हो गया, 50। क्यों लगाई है पेनाल्टी, क्यों, उसका रीजन है भारत के द्वारा कच्चा तेल और सैन्य उपकरण, इन दोनों की रूस से खरीदने के कारण, कि रूस से खरीद की वजह से, कौन खरीदता है, हम लोग खरीद रहे हैं, इसकी वजह से लगाया गया है इनके द्वारा। इवन बात अभी लेटेस्ट में क्या है इसका अपडेट, कि अमेरिका कह रहा है कि भारत और चीन यूक्रेन के वार को फाइनेंस कर रहे हैं, यहां तक बात पहुंच गई है। नेक्स्ट क्या है, ये जो यूएसए की पॉलिसी है ट्रंप की, जो टैक्स लगाया, हो सकता है यह उनकी रणनीति का हिस्सा हो। कौन सी रणनीति का हिस्सा है, मुक्त व्यापार समझौता करने का, एफटीए। कैसे, क्योंकि इसी विधि से टैक्स बढ़ा करके, क्योंकि इसी तरह शुल्क में वृद्धि करके, टैक्स में वृद्धि करके इन्होंने एफटीए किया है। इन्होंने, अमेरिका ने, किसके साथ, तो किया है इन्होंने, जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, प्लस जापान, इन 3 देशों के साथ इसी विधि से इन्होंने दबाव बना करके मुक्त व्यापार समझौता किया है। अब चूंकि जब टैक्स बढ़ेगा तो भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं,
सेक्टर, अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर हैं वो, यहाँ क्षेत्र का मतलब होता है सेक्टर, अर्थव्यवस्था के। प्रभावित क्षेत्रों में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल सेक्टर, इसके अलावा झींगा मछली का हम लोग निर्यात करते हैं अमेरिका को, प्लस लेदर फुटवेयर, लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग का सामान होता है वो, इन सेक्टर पर विशेष रूप से प्रभावित करेगा भारत के। अच्छा, इन चीजों से बचने के लिए भारत ने एक समझौता किया है, उसका नाम है सीटा। किसके साथ किया है हमने? यूके के साथ। फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेहेंसिव एंड इकोनॉमिक ट्रेड एक्ट। ये हमने यूके के साथ किया, भारत ने किया है, यूके वर्सेस भारत का है। एक और यहाँ बात क्या नोट करनी है, अमेरिका के साथ वार्ता चल रही है, यूएसए के साथ वार्ता जारी है, बातचीत हो रही है, किस लिए? एफटीए के लिए, क्योंकि इसने टैक्स बढ़ाया हुआ, इसीलिए वो दबाव बनाने का प्रयास है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? फॉर्चून ग्लोबल, फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची। फॉर्चून क्या है? मैगजीन है, इसने 500 कंपनियों की सूची जारी की विश्व की। इसका बेसिस क्या है? कौन से आधार पर जारी की है? तो राजस्व के आधार पर, कितनी आमदनी होती है, राजस्व के आधार पर सबसे बड़ी कंपनियों की सूची जारी की है। ये सूची कब से पब्लिश कर रहा है? 1955 से पब्लिश कर रहा है। 500 लिखा हुआ, ग्लोबल लिखा हुआ, ग्लोबल का मतलब विश्व की कंपनियां, तो 500 विश्व की, सेंटेंस गलत हो गया है, विश्व की 500 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची है ये। कभी फॉर्चून का आता है, प्लस कोई और मैगजीन है उनका भी आता है, तो हमें याद रखना है किस मैगजीन का है। दोनों सभी मैगजीन्स का अपना अलग अलग होता है बेसिस, तो यहाँ पर हम फॉर्चून का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2025 की सूची जारी हुई, इस सूची में भारतीय कंपनियां कौन सी कितनी हैं? भारतीय कंपनियों की संख्या है 9, जो 500 में से भारत की केवल 9 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दूसरे नंबर पर है एलआईसी, नंबर नहीं है इनका, भारत जो भारतीय कंपनियों में रैंक है वो ये है इनकी पहली कंपनी, अदरवाइज ओवरऑल रैंक है इनकी 88, रिलायंस इंडस्ट्री की रैंक है 88, एलआईसी की 95 और आईओसी की 127, ये हो गई। तो
तीसरी भारतीय कंपनी है आईओसी, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर भारतीय कंपनी है एसबीआई। पांचवें नंबर पर ओएनजीसी। छठे नंबर पर एचडीएफसी। सातवें नंबर पर टाटा मोटर्स। आठवां है बीपीसीएल का और नवी कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक। तो इन 9 कंपनियों में से कितनी सरकारी हैं, कितनी प्राइवेट हैं? तो 5 कंपनियां हैं सरकारी पब्लिक सेक्टर की और 4 कंपनियां हैं निजी। ये तो होगा भारत की कंपनियों का। अब देखते हैं विश्व की शीर्ष कंपनी कौन सी है। तो विश्व की शीर्ष कंपनियों में पहला स्थान आता है वॉलमार्ट का। दूसरे नंबर पर है मोस्ट अवेटेड नोन नेम है अमेजन। थर्ड नंबर है स्टेट ग्रिड। विश्व की शीर्ष कंपनियां हैं। चौथे नंबर पर है सऊदी अरेमको। वॉलमार्ट आप जानते हैं कहाँ की है? अमेरिका की। अमेजन भी अमेरिका की है। स्टेट ग्रिड चाइना की है। सऊदी अरेमको सऊदी अरब की है। कभी कभी मैचिंग का आता है कौन सी कंपनी किस देश की है, तो याद रखेंगे। ठीक है। एक और चीज में हमें याद ध्यान देनी है कि सबसे अधिक टॉप 500 में सबसे ज्यादा कंपनी कहाँ किस देश की है? सबसे ज्यादा कंपनी वाले देश। हो सकता है आपसे डेटा पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे। सबसे ज्यादा कंपनियां हैं अमेरिका की। कितनी? 139 कंपनियां हैं। दूसरा है चीन का 128 कंपनी। तीसरा है जापान का। देखिए सबसे बड़ी इकोनॉमी भी तो अमेरिका है, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चीन उसके बाद आता है। तो जहां का इकोनॉमिक साइज ज्यादा है वहां पर कंपनियां भी ज्यादा होंगी। नेक्स्ट क्या है? देश में रक्षा उत्पादन कितना हुआ? देश में रक्षा उत्पादन का स्तर। कौन से ईयर का हम बताएंगे रक्षा उत्पादन? 2024 एंड 25 का। रक्षा उत्पादन का मतलब क्या हुआ? डिफेंस प्रोडक्शन। हमारे देश में जो रक्षा उपकरण हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर हैं, मिसाइलें हैं, गन्स हैं, ठीक है, ये कितने स्तर पर बनाई जाती हैं, कितना उत्पादन हम करते हैं? तो 2024 और 25 में भारत ने उत्पादन किया है 1.5 लाख करोड़ का। जो वस्तुएं बनाई गई उनकी कीमत थी 1.5 लाख करोड़, जो कि हाईएस्ट है। और ये 1.5 लाख उत्पादन जो हुआ 24-25 में, यह 2023-24 की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई? 18% की ग्रोथ हुई है। और 1.5 लाख करोड़ में से हमने निर्यात भी किया है, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। कितना निर्यात किया है? 23,000 करोड़ का निर्यात भी किया है। ये भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि हम आयात जो कर रहे थे अभी तक डिफेंस सेक्टर के जो उपकरण थे, अब हम आयात की जगह पर निर्यात भी करने लगे हैं। अगर हम इसमें देखें योगदान किसका कितना है, तो 2 भागों में बताया है। एक तो निजी क्षेत्र का और एक सरकारी कंपनियों का। जो सरकारी कंपनियां हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या? डिफेंस पीएसयू, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सरकारी कंपनियों का योगदान है 77% का और निजी कंपनियों का योगदान है 23% का। ये हो गया डिफेंस के बारे में।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना, इसकी 20वीं किस्त किसानों को मिल गई है। 20वीं किस्त जारी, इसी वजह से न्यूज में है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है प्रधानमंत्री किसान योजना। कि फॉर किसान होता है, स फॉर सम्मान, एन फॉर निधि। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका लाभार्थी कितने लाभार्थी हैं इसके लाभार्थी मतलब कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। तो 9.7 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला। कैसे देते हैं लाभ? एक योजना है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके माध्यम से क्या होता है, सीधे खाते में पैसे जाता है, बैंक खाते में, सीधे खाते में पैसा। कितना पैसा देते हैं? 2000 की 3 किस्तों में पैसा जाता है। 2000 की 3 किस्तों में, तो वार्षिक कितना हो गया? 6000 रुपए प्रति किसान मिलता है इसमें लाभ। अब देखते हैं योजना जो है इसकी घोषणा कब हुई? 2018 दिसंबर में, और इसके तहत 6000 रुपए मिलते हैं। पात्रता क्या है, किसको मिलेगा? जिसके पास भूमि धारक किसान हो। मतलब ऐसा किसान जिसके पास भूमि नहीं है उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। एक तो ये हो गया। किसको लाभ नहीं मिलेगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये पता रहना हमें आवश्यक है किसको नहीं मिलेगा। तो संस्थागत भूमिधारक जो है, संस्थागत भूमिधारक कौन से होते हैं? जैसे कि कोई संस्था बना रखी कंपनी है ऐसा कुछ, वो पात्र नहीं होंगे। सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, प्लस जो लोग पेंशन पा रहे हैं, वो इसके योग्य नहीं होंगे। यहीं पर आप लिख दीजिए जो आपके मंत्री हैं, जो आपके संविधानिक पद हैं, संवैधानिक पद, संवैधानिक होना चाहिए, संविधान वाले पद या संविधान में उल्लिखित जो पद हैं वो, जैसे आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, सीएजी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सब, इन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, इन सबको भी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो नॉर्मली हो सकता है डाउट में भूल सकें आप लोग, भूल जाएं, जिसने इनकम टैक्स दाखिल किया है उसको भी नहीं मिलेगा। जिसने पिछले साल इनकम टैक्स दाखिल किया है, इनकम टैक्स दिया है, उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये हो गई अपात्रता की शर्तें। नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर, राष्ट्रीय कृषि नीति। सरकार ने बताया है इसमें क्या है, कुछ बातें हम पहले जान लेते हैं इसमें। जैसे कि कृषि क्या है, संघ का विषय है कि राज्य इसका, तो कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब हुआ कृषि को रेगुलेट करने का काम राज्य सरकार करेगी। इसमें कुछ बताई गई है कि किसानों की जो चुनौतियां हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो पॉलिसीज होंगी, कौन सी नीतियां अपनाई जाएं,
किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो उस नीतियों के हिस्से में जो चिन्हित की गई हैं वो कौन-कौन सी हैं? एकदम सरल और सीधा हर जगह वही लिखना है। लिख लेते हैं फिर और समझाते हैं इसको। जैसे फसल है, तो फसल का उत्पादन नीति क्या होगी? फसल उत्पादन में वृद्धि की जाए। दूसरी क्या होगी? फसल की उत्पादकता में वृद्धि की जाए। उत्पादन का मतलब किसी खेत में होने वाला कुल उत्पादन। मान लीजिए 1 बीघा का खेत है ये, ठीक है? तो यहाँ पर जितना उत्पादन हुआ फसलों का, मान लीजिए कि 1 टन है, 1 टन गेहूँ, तो ये कुल उत्पादन हो गया। उत्पादकता क्या होगी? अगर इसको मान लिया जाए कि ये 5 एकड़ था, इसको 10 टन कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो उत्पादकता कितनी होगी? 2 टन, 10/5। प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन कितना होता है, उसी को बोलते हैं उत्पादकता। प्रति हेक्टेयर उत्पादन। अगर उत्पादकता बढ़ेगी तो मान लीजिए उत्पादकता यहाँ 2 टन, इसको बढ़ा के 5 टन कर दिया जाए, तो उत्पादन कुल कितना हो जाएगा? 25 टन हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है। प्लस फसल का जो कॉस्ट है, उत्पादन लागत, ये सारी बातें याद रखिए, हर जगह कृषि में काम आने वाली। उत्पादन लागत क्या की जाए? कम की जाए। और जब इतना कुछ होगा तो दूसरा काम क्या करना, जब उत्पादन हो गया, ये उत्पादन हुआ किस चीज़ का? कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे गेहूँ है, धान है, मक्का है, तो ये जो उपज है उसका बेहतर मूल्य मिले, उपज का बेहतर मूल्य किसानों को, जैसे कि एमएसपी से सरकार देती है, ठीक है? अब जब बेहतर मूल्य मिलेगा तो किसानों को, तो किसान की आय बढ़ेगी। ये सारे जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, पहला हो जाएगा फसल उत्पादन, दूसरा बनाइए फसल उत्पादकता, ठीक है? तीसरा बनाइए उत्पादन लागत में कमी, चौथा इसको बनाइए, ऐसे करके आप बनाएंगे पॉइंट्स। मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है? तो किसानों की आय बढ़ेगी। एक और क्या फायदा होगा? चौथा नंबर, कृषि विविधीकरण किया जाए। कृषि विविधीकरण क्या होता है? कृषि विविधीकरण से तात्पर्य है कई सारी फसलों का उत्पादन करना। मतलब केवल एक ही फसल का उत्पादन नहीं करना है, बल्कि डाइवर्सिफाइड फसलों का उत्पादन करना है। और मूल्य संवर्धन। मूल्य संवर्धन कैसे? पोस्ट हार्वेस्टिंग। पोस्ट हार्वेस्टिंग का मतलब फसल काटने के बाद जो आपकी उत्पादन हुआ, उसके मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। कैसे? छँटनी करके जो बड़ा साइज़ का है वो अलग कर लिया जाए, छोटे वाले को अलग कर लिया जाए। प्लस एक इन्होंने लिखा है सतत कृषि। सतत कृषि हेतु फसल हानि को कम करना और जलवायु अनुकूलन को अपनाना। ये तो हो गया। जब भी आपसे पूछा जाए, ये जो लिखा है हमने, ये सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है अभी लॉन्च हुई, उसका उद्देश्य भी वही है। फसल बीमा नहीं, अभी इस वर्ष जो बजट में आई है योजना, अन्नदाता योजना, उसमें भी यही चीज़ें हैं सारी, ए टू जेड। तो ये 4-6 पॉइंट जो भी हैं याद रख लीजिए। कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी बातें आएँगी आपको ले दे के लिखना यही है, ठीक है? हर जगह। तो कुछ बातें पेट हैं जो आपको याद ही कर लेनी है। मेंस प्री सब में आने वाला है। प्लस इन्होंने बताया है किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं घोषित की हैं। आय वृद्धि की योजनाएं, ये चीजें कई सारी योजनाएं जो लिखी हुई वो आप लोग देख लेंगे। मैं कुछ महत्वपूर्ण लिख दे रहा हूँ, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसमें अभी हमने चर्चा की, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना,
फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों का बीमा। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, नेक्स्ट पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक उत्पादन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके अलावा आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, किसके लिए? ऑयल पाम ऑयल के लिए, और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल सीड, तिलहन के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका मैंने जिक्र कर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है जन्म दर वृद्धि हेतु सब्सिडी। ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है चीन। क्यों? ऐसी क्या परिस्थितियां वर्तमान में चीन की जनसंख्या विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या है, विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या। तो पहली कौन सी है? ये आपको तो पता ही है फिलहाल, दैट इज भारत। प्रॉब्लम क्या है इनके यहाँ? इन लोगों ने इस समय जो इनकी आबादी है लगातार घट रही है, आबादी लगातार पिछले 3 वर्षों से घट रही है, आबादी लगातार घट रही है। कारण क्या है? मृत्यु दर ज्यादा हो गई है और जन्म दर कम। इसको समझना कैसे है? इसको समझने का सीधा मतलब है लोग मर ज्यादा रहे हैं और जन्म कम हो रहा है। मतलब 10 लोग मर जा रहे हैं तो 5 लोग पैदा हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल है ये। तो जनसंख्या तो 5 कम हो जाएगी। अब इसकी वजह से आबादी लगातार कम हो रही है, उसका कारण ये है, तो जनसंख्या बढ़ाना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि का उपाय, क्या उपाय इन्होंने सुझाया? सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी, सब्सिडी क्या होती है? वित्तीय सहायता, पैसा देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। तो ये किसको देंगे? इन्होंने जो घोषणा की है, चीन ने जो घोषणा की है, 3 साल तक के बच्चे, 3 वर्ष से छोटे शिशुओं को कितना देंगे? अनुमानित इन्होंने लिखा है $500 प्रति ईयर। तो कै साल तक मिलेगा? 3 साल तक मिलेगा, 1500 मिल जाएगा। 3 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनको मिलेगा। फायदा क्या? ताकि पोषण में मदद मिल जाए, मतलब बच्चे को पालने में कम पैसे का जो दबाव आता है वो कम रहे। और लागू कब से कर रहे हैं ये योजना? 1 जनवरी से 2025 से, मतलब पूर्व तिथि से लागू माना जा रहा है इनका। अब ये ऐसी स्थिति क्यों आई? चीन की जो पॉलिसी है, चीन की जनसंख्या नीति, इस पर हमें निगाह डालने की जरूरत है, हो सकता है पूछा जाए। 1979 में चीन ने एक बच्चा की नीति अपनाई, 1 चाइल्ड पॉलिसी, जिसको बोलते हैं 1 चाइल्ड पॉलिसी। और मतलब ये कि एक परिवार, एक दंपत्ति, परिवार नहीं, एक दंपत्ति में हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों शामिल हैं, एक बच्चा जन्म देगा, एक बच्चा पैदा कर सकता है।
इसकी वजह से 40 करोड़ जन्म को रोका गया, क्योंकि उस समय जनसंख्या की तेजी से बढ़ रही थी, तो इन्होंने ये कदम उठाया था 1979 में। फिर क्या किया, 2016 में इन्होंने कहा टू चाइल्ड पॉलिसी, मतलब अब 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिर देखा कि इनकी जनसंख्या और तेजी से कम ही होती जा रही है, तो इसको बढ़ाकर 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया, 3 चाइल्ड पॉलिसी। तो याद रखेंगे ईयर इनके। नेक्स्ट क्या है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको मिल गया है यूनिवर्सल बैंक का दर्जा, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस। तो अभी तक ये क्या था, स्मॉल फाइनेंस बैंक था। किसने दिया है यूनिवर्सल बैंक का दर्जा, आरबीआई ने दे दिया है। यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, यह कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज, सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाता है, सभी वित्तीय सेवाएं देता है। सभी वित्तीय सेवाओं से तात्पर्य, चाहे आप वहां पैसा डिपॉजिट करिए, चाहे पैसा निकालिए, या आप लोन ले लीजिए वहां से, ऋण, चाहे बिजनेस के लोन ले लीजिए, चाहे आप पर्सनल लोन लीजिए, चाहे आप टर्म लोन ले लीजिए, चाहे आप कार लोन ले लो, होम लोन ले लो, जो भी लेना सब मिलेगा। इसके अलावा आपको चेक, इंश्योरेंस सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, बहुत सी सर्विसेज मिलती हैं, सब शामिल हो गया उसमें। ठीक है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। अब बन जाएगा ये प्राइवेट यूनिवर्सल बैंक, जैसे कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है जी। अभी लेटेस्ट में इससे पहले लाइसेंस दिया था किसे, लाइसेंस आरबीआई ने दिया था 2 बैंक को। एक था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और दूसरा था बंधन बैंक। ये 2 बैंक बने थे यूनिवर्सल बैंक। अगर यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते हैं तो इसके फायदे क्या, आपकी पात्रता शर्तें होनी चाहिए। तो कुछ पात्रता शर्तें हैं जो मैं लिस्ट कर दे रहा हूं यहाँ पर। पहला है, उसकी जो नेट वर्थ है, कुल संपत्ति 1000 करोड़ होनी चाहिए, सीआर का मतलब करोड़, प्लस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, सूचीबद्ध हो। इसका मतलब चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है, जहां भी हो बट हो। इसके बाद नेट प्रॉफिट अर्न करती हो, कितना, पिछले 2 साल का, लास्ट 2 साल में प्रॉफिट अर्न करती रहो, ऐसा ना हो कि घाटे में चल रही हो। प्लस पिछले 2 साल का पिछले 2 साल का जो ग्रास एनपीए है, ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 3%, मतलब ग्रास एनपीए 3% से कम हो या फिर उसके बराबर हो, और नेट एनपीए ये 1%,
के बराबर या कम हो। अब इससे लाभ क्या होगा इसको, जो दो बैंक हैं इनको, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, क्योंकि ये अभी तक स्मॉल फाइनेंस बैंक था तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इसको करना पड़ता था, 60% लोन देना पड़ता था, जो अब कितना देना पड़ेगा, 40%। मतलब 100 रुपए का लोन देता था पहले, तो 60 रुपए प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता था। ये कौन सा है, जैसे कि कृषि जो गतिविधियां हैं वहां पर विशेष रूप से, बाकी और भी गतिविधियां हैं लेकिन विशेष रूप से आप कृषि याद रखिए। अब इसको 40 ही देना पड़ेगा, और इसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR होता है वह 15% से कम हो जाएगा, तो इसका भी इसको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है भारत में विदेशी पर्यटन का आगमन। भारत में विदेशी पर्यटक आगमन ये बताया है पर्यटन मंत्रालय ने कि कितने लोग आए और कितने लोग गए। जो भी बताया है हम लोग चर्चा कर लेते हैं अभी। तो बताया गया कि सबसे ज्यादा पर्यटक कब आए हैं, किस वर्ष सबसे ज्यादा पर्यटक आए भारत। ये आए हैं 2019 में। कितने आए हैं, 1 करोड़ से अधिक, 1.09 करोड़ लोग आए। वो भी ये कौन सा था, 2019। इसके बाद कोरोना आ गया, अब कोरोना आने की वजह से इनकी संख्या घट गई। ठीक है, अभी जब पर्यटक भारत आते हैं तो बोलते हैं पर्यटन। पर्यटन जब होता है तो हमें मिलती है विदेशी मुद्रा, क्योंकि वो पैसा लेके आएंगे, यहाँ सामान खरीदेंगे तो वो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो फायदा क्या है कि भारत को इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक, इसके बारे में क्या ट्रेंड है कि 2020 से लेकर के 2024 तक लगातार वृद्धि हुई है विदेशी मुद्रा में। और अभी लेटेस्ट में जो हुआ है, आय हुई है, वो है 2024 का जो डेटा है उसमें 2,93,000 करोड़ ये भारत को आय हुई है 2024 की। तो सोचिए कि हमारे जीडीपी में कितना योगदान है। अगर इसी को हम जीडीपी में देखते हैं, जीडीपी में कितना योगदान है, तो पता चलेगा। इस समय 2023 और 24 का जो डेटा इन्होंने पब्लिश किया है सरकार ने, 5.22% है। और अगर हम 22-23 का देखें तो 5.09%। इसके पहले का अगर देखेंगे 2021-22 का, तो 1.75%। ये तीनों आंकड़े आपको याद नहीं रखना है, आप सिर्फ एक मोटा मोटा याद रखेंगे, 5% का योगदान तो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें याद क्या रखना है, पर्यटकों के आगमन स्रोत क्या है। मतलब कहाँ से पर्यटक सबसे अधिक भारत में आते हैं, तो सबसे अधिक आते हैं अमेरिका से, लगभग 18 लाख। ये प्रतिवर्ष के आंकड़े हैं, और ईयर है इनका 2023-24 का। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, जहां से 17 लाख लोग आते हैं। तीसरा नंबर हमारा ब्रिटेन, 16 लाख। और चौथा नंबर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट है धन नहीं, श्रम, श्रम श्री योजना। एक तो इसमें ये पता हो किसने शुरू किया है, पहली बात तो यही जरूरी है यहाँ पर।
तो श्रम श्री योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। क्यों? उद्देश्य क्या है? अन्य राज्यों से वापस आने वाले प्रवासियों के लिए शुरू की गई है। मतलब जो लोग पश्चिम बंगाल के थे, बाहर कहीं काम कर रहे थे, यूपी में काम कर रहे हैं या मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, पंजाब में, तो वो जब वापस आएंगे तो उनके लिए है, अन्य राज्यों से वापस आने वाले प्रवासियों के लिए। क्या करेंगे? इसमें दी जाएगी वित्तीय सहायता, पैसा दिया जाएगा इनको, वित्तीय सहायता, पैसा। कितना? 5,000 रुपये महीना, मंथली। कब तक? 1 साल तक, या रोजगार मिलने तक। लेकिन किसी भी स्थिति में 1 साल से ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गई इनकी योजना। इसी के साथ इकोनॉमिक सेशन खत्म होता है। थैंक यू।